अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन चल रही थी जी कल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर। उसमें हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस पे एक पास पेपर का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन था बेसिकली, जिसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी एनालिसिस का पोर्शन भी आया। उस कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक एडिशनल एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, जहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन कैसे बदलती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे बदलती है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की जाती है। तो बेसिकली जब दो प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में आपसे पहला डिसीजन लिया जाए, जैसे कलम से लिया गया था कौन सी ऑप्शन बेहतर है, हमने एक ऑप्शन बताई जनाब, ऑप्शन से एक्स बेहतर है। उसके बाद अगर आपसे सेंसिटिविटी पूछा जाए तो कंपैरिजन में प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी से मुराद होता है क्या? जब दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हो और किसी वेरिएबल की सेंसिटिविटी पूछी जाए, हाउ वुड यू डिफाइन दैट सेंसिटिविटी? बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल में कितना चेंज आए, कॉस्ट है तो कॉस्ट में कितना इजाफा आए, इनकम है तो इनकम में कितनी कमी आए कि एक्स की जगह वाई फिजिबल हो जाए। ठीक हो गया, एक्स की जगह वाई फिजिबल हो जाए। नॉर्मल हम जब पढ़ते थे, एक सिंगल प्रोजेक्ट की हमसे फिजिबिलिटी कराई जाए और सिंगल प्रोजेक्ट में है किसी वेरिएबल की सेंसिटिविटी पूछी जाए, तो वहां पे हम मेजर कर रहे होते थे एक प्रोजेक्ट अगर फिजिबल है, और कॉस्ट की सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितना चेंज, कितना इजाफा आए उस कॉस्ट में कि हमारा डिसीजन बदलने की तरफ चल पड़े। नॉर्मली हम जो सेंसिटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमें इंडिफरेंट करती है। जैसे जब हम सिंगल प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं और से मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी हमने निकाली सिंगल प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करते हुए, और मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी आई 8%। इसका मतलब क्या है कि अगर मटेरियल कॉस्ट 8% से बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 हो जाएगी। 0 का मतलब अब इससे ज्यादा इजाफा डिसीजन बदलेगा, मतलब 8% आपका मैक्सिमम अफोर्डेबल चेंज है, इसके बाद डिसीजन बदल जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा इजाफा एनपीवी नेगेटिव कर देगा, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली कंपैरिजन में लेट्स अज्यूम इसी अंदाज में हमने मटेरियल की सेंसिटिविटी कैलकुलेट की 8% आई। इसका मतलब क्या है कि 8% से मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो अमेंडमेंट विल बिकम इनडिफरेंट। दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन की एनपीवी बराबर हो जाएगी, अमेंडमेंट जो मर्जी प्रोजेक्ट चूज कर ले, लेकिन 8% से ज्यादा कॉस्ट बढ़े तो एक्स की जगह वाई फिजिबल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो हमें इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए क्लियरली, क्योंकि बात करते एग्जामिनर क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स ऐसी लिखता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप सिनेरियो को नहीं समझ पाते, और सिनेरियो को समझा नहीं तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। एक सिनेरियो मैंने इंटेंशनली कल आपको होल्ड करवाया था, इसको मैंने कहा था हम आगे चल के जब इस चैप्टर के एंड पे पास पेपर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस सिनेरियो को एड्रेस कर रहे होंगे हम, वहां पे मैं मजीद दोबारा इसकी एक्सप्लेन भी कर दूंगा और एड्रेस भी कर दूंगा आपको। अच्छा, फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट और उसको लेकर डिसीजन ट्री से इंट्रोडक्शन लिया था। अभी इसकी एक्टिविटी करनी है डिसीजन ट्री के ऊपर। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से किसी पॉइंट पे आपको लगता हो यू नीड सम एक्सप्लेनेशन? अच्छा, डिसीजन ट्री पे ही एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जो रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा एलैबोरेटिव है। बेथोवेन, ये पेज नंबर 65 की बॉटम पे आपके पास आ रही है जी। इसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 3 है। ड्रॉ अ डिसीजन ट्री, ये 3 जो मैंने स्टेप्स बोले थे ना, इस स्टेप्स में रिक्वायरमेंट को ब्रेक किया गया है। इंक्लूड रेलेवेंट डाटा ऑन द एप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, रेलेवेंट डाटा से हमारे प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज हैं। एंड एडवाइज बेथोवेन ऑन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड है कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन के लिए कोर्स ऑफ एक्शन बताइए कंपनी को क्या करना चाहिए। तो ये वही 3 स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए थे डिसीजन ट्री में, बुक में, कहाँ पे, ये 3 स्टेप बताए गए थे ना। डिसीजन ट्री ड्रॉ करना, उनकी प्रोबेबिलिटीज और वैल्यूज ब्रांचेस पे प्लॉट करना, और डिसीजन उसको रीड करके कोर्स ऑफ एक्शन बताना। तो जनाब इलस्ट्रेशन नंबर 52 पढ़ते हैं। बेथोवेन हैज अ न्यू वंडर प्रोडक्ट, द वायलिन, of which it expects great things. At the moment, the company has 2 courses of action. 2 options हैं जी हमारे सामने. Open to it, to test market the product or abandon it. Option क्या है? Test market करो या abandon कर दो. If the company test markets it, the cost will be 100,000. Test market की cost 100,000. And the market response could be positive or negative with the probability of 60 and 40. टेस्ट मार्केट करोगे तो रिस्पांस टेस्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। इफ द रिस्पांस इज पॉजिटिव, द कंपनी कुड आइदर स्टिल अबंडन द प्रोडक्ट और मार्केट इट फुल स्केल। पॉजिटिव रिस्पांस के ऊपर फिर डिसीजन की ऑप्शन आ गई, आप उसको चाहें तो पॉजिटिव रिस्पांस के ऊपर फुल अबंडन कर दें या फुल स्केल पे मार्केट कर दें। इफ इट मार्केट्स वायलिन फुल स्केल, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस है और आप मार्केट का डिसीजन लें, ऑप्शन 2 थी, मार्केट का डिसीजन लें, फुल मार्केट करें, द आउटकम माइट बी लो, मीडियम और हाई डिमांड, एंड द रिस्पेक्टिव नेट गेन्स लॉस वुड बी 200,000 का लॉस अगर रिस्पांस लो हो,
200,000 का फायदा रिस्पॉन्स अगर मीडियम हो, 1 मिलियन का 1000 का फायदा अगर रिस्पॉन्स हाई हो। ये तमाम फिगर रुपीज इन थाउजेंड में गिवन है। रिजल्ट इसको इंटरप्रेट भी उसने कर दिया कि लो मीडियम हाई के रिजल्ट्स होंगे रेंज फ्रॉम अ नेट लॉस ऑफ 200,000 टू अ गेन ऑफ 1 मिलियन। ठीक हो गया। अगर रिस्पॉन्स मार्केट का लो हुआ तो 200 का लॉस होगा, 2 लाख का लॉस होगा। अगर मीडियम हुआ तो 2 लाख का मुनाफा होगा, और अगर हाई हुआ मार्केट का रिस्पॉन्स तो 1,000 या 1 मिलियन का मुनाफा आएगा। रुपीज इन थाउजेंड में डाटा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी लो मीडियम हाई की 0.2, 0.5 एंड 0.3 है। इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मार्केट इज नेगेटिव, टेस्ट मार्केट किया, रिजल्ट नेगेटिव हुआ, एंड द कंपनी गोज अहेड एंड मार्केट्स द प्रोडक्ट, नेगेटिव रिजल्ट के बावजूद कंपनी मार्केट करे तो क्या होगा? एस्टिमेटेड लॉसेज वुड बी 600,000। अल्टरनेटिवली कंपनी कैन स्टिल अबंडन इट। नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो फुल स्केल मार्केट कर दो, चाहो तो अबंडन कर दो। इफ एट एनी पॉइंट द कंपनी अबंडन्स द प्रोडक्ट, there would be a net gain of 50,000 from the sale of scrap. All the financial values have been discounted to the present values. तमाम जो हमें वैल्यूज ऊपर दी गई थी वो सारी प्रेजेंट वैल्यूज में दी गई थी, कंपेरेबल फिगर्स हैं, लाइक विद लाइक हैं। अच्छा, जब हम वन बाय वन ड्रॉ अ डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री का हमने पढ़ा था मैकेनिज्म, डिसीजन पॉइंट इज स्क्वायर और उसका नतीजा सर्कल से शूट लेगा। डिसीजन ऑप्शन स्क्वायर से शूट लेती हैं और उस डिसीजन के आउटकम सर्कल से शूट लेती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डिसीजन ट्री बनाने चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 52, और हम सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हो रही है जी। करंटली कंपनी फेसिंग अ डिसीजन पॉइंट, देयर इज अ डिसीजन पॉइंट कंपनी इज फेसिंग करंटली, लेट्स मार्क इट ए। ये ए हमारा डिसीजन पॉइंट है। क्या है जी डिसीजन ऑप्शन? डिसीजन ऑप्शन है टेस्ट मार्केट और अबैंडन। ये डिसीजन ऑप्शन है जी हमारे पास। अभी हम सिर्फ ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज पे नहीं जा रहे। उसने कहा ये ऑप्शन है, अगर आप टेस्ट मार्केट करते हैं, पैरा नंबर 2, इट कुड कॉस्ट, वो बाद में लाएंगे वैल्यूज, द मार्केट रिस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आउटकम है हमारे टेस्ट का। आउटकम है तो सर्कल से शूट लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे चलते हैं। उसने कहा जी इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव द कंपनी कुड आइदर अबंडन और मार्केटेड फुल स्केल। इसका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद कंपनी के पास फिर एक डिसीजन ऑप्शन आ गई है। पैरा नंबर 3, लाइन नंबर 3, पैरा नंबर 3, इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव द कंपनी कुड आइदर अबंडन और प्रोडक्ट और मार्केटेड फुल स्केल। मतलब ऑप्शन आ गई ना कंपनी के पास, ऑप्शन आ गई, डिसीजन पॉइंट आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। जैसे यहां पे डिसीजन पॉइंट था टेस्ट मार्केट करें या अबंडन करें, तो ये डिसीजन ऑप्शन थी, स्क्वायर से निकली। लेकिन टेस्ट मार्केट का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये आउटकम है, ये सर्कल से निकली है। यहां पे फिर डिसीजन ऑप्शन आ गई, हम चाहे तो फुल स्केल करें, चाहे तो अबंडन करें। तो जनाब चाहे तो फुल स्केल करें, फुल स्केल लॉन्च, और चाहे तो अबंडन कर दें यहां पे भी। अब वो फिर कहता है कि अब पैरा नंबर 4, इफ इट मार्केट्स वायलेंट फुल स्केल द आउटकम कुड बी। फिर आउटकम आ गई, 3 आउटकम्स आ गई। तो जनाब अब आउटकम लेनी है, तो आउटकम कुड बी लो, मीडियम और हाई। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास 3 आउटकम्स आ गई। अभी ट्री हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चलती जा रही है बात। ये तो हमने इफ मार्केट वायलेंट, इफ इट मार्केट द वायलेंट फुल स्केल, वो आउटकम ड्रॉ कर लिया हमने। नेक्स्ट पैरा पे जाइए। इफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट मार्केट इज नेगेटिव, इफ द टेस्ट मार्केट उसका रिजल्ट नेगेटिव था तो कंपनी मार्केटिंग एंड द कंपनी गोज ahead and market the product, estimate losses, this must alternatively company can still abandon it। मतलब नेगेटिव रिजल्ट पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो फुल स्केल यहां पे फुल स्केल लॉन्च करें, चाहे तो यहां पे भी अबैंडन करें। और यहां पे फुल स्केल लॉन्च में मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, एक ही आउटकम है। तो जब मल्टीपल ऑप्शन नहीं है तो आपको सर्कल बना के शूट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे डॉट पे क्लोज कर देंगे। डिसीजन के बाद आप ये सर्कल के साथ शूट्स तब दिखाते हैं जब आउटकम में मल्टीपल ऑप्शन आए। जैसे यहां पे डिसीजन लिया, टेस्ट मार्केट करो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है जी, हमें सर्कल से दिखानी पड़ी, दो आउटकम्स हो सकती हैं, तो 2 आउटकम सर्कल से दिखाई। ये डिसीजन लिया, फुल स्केल लॉन्च करो, तो भाई लो मीडियम हाई 3 आउटकम हो सकती हैं, तो इस डिसीजन के आउटकम को सर्कल से हमें शूट दिखानी पड़ी। बट ये डिसीजन है फुल स्केल लॉन्च करो तो एक ही आउटकम है, 6 लाख का नुकसान, सर्कल की जरूरत यहां पे नहीं है।
खत्म हो गया। एक ही डिसीजन, एक ही आउटकम, सर्कल की जरूरत नहीं। सर्कल कब लगता है? जब एक डिसीजन की आउटकम एक से ज्यादा आ रही हो। जैसे यहां पे डिसीजन लिया, 2 पॉसिबल रिजल्ट थे, सर्कल से दिखाया। यहां पे डिसीजन लिया, इस केस में 3 पॉसिबल रिजल्ट थे, सर्कल से दिखाया। यहां पे भी डिसीजन लिया, लेकिन एक ही रिजल्ट है पॉसिबल, तो इसलिए सर्कल की जरूरत नहीं है। अबेंडेंट भी क्लोज है, उसके आगे ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ठीक है। जहां पे आपके पास ऑप्शंस, डिसीजन के नतीजे में मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, वहां पे सर्कल से आपको दिखाना पड़ेगा आउटकम्स। आप समझें, यहां पे डॉट इधर आ रहा है, इधर डॉट यहां पे आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारा डिसीजन ट्री हमारा बन गया। अब आप एक बार फिर पैरा पढ़िए और फॉलो करते जाइए। अब इसमें मैं इसको करता हूं, मार्क लगा देता हूं। एक डिसीजन ए है, एक डिसीजन बी है, ये डिसीजन सी है। 3 डिसीजन पॉइंट्स है, मैंने ए बी सी कर दिया। सर्कल्स को मैंने नंबर नहीं लगाया, वो जरूरी नहीं है। हमारे 3 डिसीजन पॉइंट्स हैं, ए बी सी, वो मैंने मार्क कर दिए। एक पैरा पढ़ते जाइए और इस डायग्राम को फॉलो कीजिए। आपको अगर इसकी ड्राइंग में कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, पूछिए। आई ट्राइड कि मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं इसकी लॉजिक और रैशनल साथ साथ। जी जनाब, हो गया जी काम। ट्री ड्रॉ हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम रुपीज इन थाउजेंड में वैल्यूज लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड में बताया गया। अब हम ब्रांचेस पे प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज असाइन करेंगे इस ट्री पे, ठीक है। अब हम शुरू से करते हैं, जहां जहां रेलेवेंट जो वैल्यूज हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा जी, अगर आप टेस्ट मार्केट करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 100,000, तो हमने जनाब नेगेटिव 100 शो कर दिया। और अगर अबंडन करते हैं तो इसकी आउटकम होगी 50 पॉजिटिव। अबंडन तो सब जगह से, कहीं पे भी अबंडन करेंगे 50 पॉजिटिव इनफ्लो आएगा आपका। तो ये तो आगे आउटकम है, ये आउटकम है। और ये डिसीजन की कॉस्ट है, ये डिसीजन की कॉस्ट है। डिसीजन की कॉस्ट को हमने डिसीजन की ब्रांच पे दिखाया है, आउटकम को हम नोड पे, एंड पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये डिसीजन की रेलेवेंट डिसीजन का कैश या कॉस्ट है, हमने इसको यहां दिखाया है। और ये आउटकम है, आउटकम को नोड पे दिखाते हैं। अब चलिए आगे, पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%, 60 को 0.6 लिख दीजिए, और नेगेटिव 40%, 0.4। आगे चलिए, फुल स्केल लॉन्च करेंगे तो लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई के जो रिजल्ट्स हैं 200 नेगेटिव, 200 पॉजिटिव, 1000 पॉजिटिव। और लो मीडियम हाई की जो रेलेवेंट प्रोबेबिलिटीज हैं वो हैं जी 20, 50 एंड 30, 0.2, 0.5 एंड 0.3। और इसके बाद हम नेगेटिव केस में आए, यहां पे आए। फुल स्केल लॉन्च में इसकी आउटकम है 600 का लॉस, और दैट्स इट। ये हमने पूरे ब्रांच पे हमने प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन थी, हमने इसको असाइन कर दिया। अब इनको भी देख लीजिए, क्या हमने सही जगह असाइन किया? किसी वैल्यू की प्लेसमेंट, लॉजिक, रैशनल समझ ना आ रहा, पूछिए। अच्छा जी, हमारा डिसीजन ट्री भी प्लॉट हो गया और हमने उसकी ब्रांचेस पे और एंड्स पे प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज भी प्लॉट कर दी। अब लास्ट पार्ट शुरू होता है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम डिसीजन ट्री को राइट टू लेफ्ट वहां तक जाना है, हमने यहां से शुरू करना है और ए तक हमने जाना है। कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेप वाइज हम पीछे चलते हैं। हम यहां से चल के पहले इस डिसीजन को सॉल्व करेंगे कि भाई अगर हम बी पे आए तो हमारा डिसीजन ये होगा या ये होगा। हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप
डिसीजंस को लेके पीछे जाते जाएंगे। राइट टू लेफ्ट चलते हुए सबसे पहले हमें एक डिसीजन ये मिल रहा है और एक ये डिसीजन मिल रहा है। पहले हमें दोनों डिसीजन को सॉल्व करना है वन बाय वन अलग, क्योंकि ये दोनों डिसीजन आगे से कनेक्टेड नहीं, पीछे जाकर जुड़ रहे हैं। तो ये ट्री इतना अलग है, ये पोर्शन ऑफ द ट्री अलग है, इसको हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएट करेंगे, इसको हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएट करेंगे। ये पीछे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, पीछे जब कनेक्ट होंगे तो पीछे जब चलेंगे इनका कनेक्शन भी देख लेंगे हम। बट फिलहाल हमें पहले बी को वैल्यूएट, पहले हम चले सी को कर लेते हैं। सबसे पहले सी को कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, सबसे छोटा सा ट्री है ये। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, फुल स्केल लॉन्च करो या अबंडन करो। और हमें नजर आ रहा है फुल स्केल लॉन्च पे 6 लाख का नुकसान है और अबंडन करने में 50 का फायदा है। व्हाट इज योर डिसीजन? अबंडन। बड़ा क्लियर है डिसीजन जी। हमने कहा जी यहां पे तो डिसीजन अबंडन बनता है। अगर हम सी पे आएंगे तो सी पे डिसीजन हमारा अबंडन है और इस डिसीजन की वैल्यू है 50,000 पॉजिटिव। हमें डिसीजन भी लेना और डिसीजन की वैल्यू भी पिक करनी है। सी हमारा ओके हो गया, हमने कहा जी सी हमारा डन हो गया। अब हम बी पे आ जाए। बी पे हमारे पास एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये है। अब इन दोनों डिसीजन ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। जिस तरह यहां पे दोनों की वैल्यू अवेलेबल थी ना, जिसकी ऑप्शन फेवरेबल थी, जिस डिसीजन की वैल्यू फेवरेबल थी हमने उसको चूज किया। इस तरह यहां पे भी दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करो, दोनों डिसीजन को। इसकी वैल्यू तो लमसम गिवन है, बट इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकलेगी। ठीक हो गया? तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं, बल्कि मैं इसको अगर लिखता भी जाता हूं थोड़ा आपकी आसानी के लिए, डिसीजन पॉइंट सी पहले हमने इवैल्यूएट किया ना, डिसीजन पॉइंट सी में हमने कंपेयर किया वैल्यू ऑफ फुल स्केल लॉन्च 600 नेगेटिव है, और इसको कंपेयर किया हमने वैल्यू ऑफ अबंडनिंग प्रोजेक्ट 50 है। हमने कहा जी हमारा डिसीजन रहा 50 अबंडन, ये सी का डिसीजन हो गया। फिर हमने कहा जी अब हम बी को वैल्यूएट करने चलते हैं, डिसीजन पॉइंट बी को वैल्यूएट करने चलते हैं। यहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन है जी? एक वैल्यू फुल स्केल लॉन्च है और दूसरी क्या है? अबंडन। अबंडन करने की वैल्यू तो यहां पे भी 50 ही है। फुल स्केल लॉन्च की वैल्यू यहां पे क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है जी? वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। तो जनाब एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां से बताइए क्या बनती है इस ऑप्शन की? यही है ना सारा डाटा? इस डिसीजन की एक्सपेक्टेड वैल्यू 360। तो जनाब यहां पे हमारा डिसीजन है फुल स्केल लॉन्च और विद अ वैल्यू ऑफ 360। डिसीजन पॉइंट बी हमारा फाइनल हो गया। अगर हम बी पे आएंगे तो हम फुल स्केल लॉन्च पे जाएंगे और हम उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करेंगे वो 360 होगा। हमने कहा जी बी पे हमारा डिसीजन फुल स्केल लॉन्च है और इसकी वैल्यू हम यहां पे 360 कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा डिसीजन बी भी रिजॉल्व हो गया जी। अब हमने डिसीजन ए को रिजॉल्व करना है जी। अब हम जाएंगे डिसीजन ए पे। डिसीजन पॉइंट ए। अब डिसीजन पॉइंट ए पे क्या ऑप्शन है जी? एक है अबंडन और दूसरी है टेस्ट मार्केट। ठीक हो गया जी। तो जैसे देखिएगा अब हमें दोनों डिसीजन की वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू ऑफ टेस्ट मार्केट एंड अबंडनिंग द प्रोजेक्ट। अबंडनिंग प्रोजेक्ट तो 50 है। टेस्ट मार्केट की जरा कहानी हमें, टेस्ट मार्केट की कहानी हमें बनानी पड़ेगी जरा थोड़ी सी। अब टेस्ट मार्केट की कहानी जरा डायग्राम से एक बार देख लीजिए जी। हमने अब इस ब्रांच की वैल्यू लेनी है। इस ब्रांच के आगे जो कुछ हम वैल्यू सर्टन कर लेना उनको लेकर चलिए। इस ब्रांच के आगे एक ये है जो ये जा रहा है रास्ता, और इस ब्रांच के आगे एक ये है जो यहां पे आ रहा है। ये तो हम कैंसिल कर चुके ना, ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो जनाब इस ब्रांच के आगे चलिए। तो पहले इस ब्रांच को उठाइए। इसके आगे क्या वैल्यू है? बी से आगे 360 इंटू 0.6 प्रोबेबिलिटी, इससे आगे 50 इंटू 0.4 प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया जी। तो जनाब यहां पे हमने कहा जी वैल्यू ऑफ टेस्ट मार्केट क्या है? 360 इंटू 0.6 प्लस 50 इंटू 0.4। ये हमने इसको पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई करके यहां पहुंच गए, इसको पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई करके यहां पहुंच गए। बट हमने तो जाना है यहां पे, तो क्या करें? -100 इन्वेस्टमेंट है ना, तो भी लेस करनी पड़ेगी। तो बोलिए जनाब इस ब्रांच की वैल्यू क्या बनी?
136। तो जनाब योर डिसीजन इज ऑब्वियस, गो फॉर टेस्ट मार्केट। अब आपका यहां से कोर्स ऑफ एक्शन बन जाता है, यहां से अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन बन जाता है। वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, जरा सुनिएगा इसकी कहानी। कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि भाई अभी हमें टेस्ट मार्केट करना है, अभी हमें टेस्ट मार्केट करना है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए फुल स्केल लॉन्च कर देना, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आए तो अबंडन कर देना। इंटर रिलेटेड डिसीजन है और हमने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया। एक डिसीजन दूसरे डिसीजन पे डिपेंडेंट है, उसकी आउटकम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने यहां से कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप किया कि भाई अभी टेस्ट मार्केट करनी चाहिए हमें, क्योंकि इस मार्केट की, इस ब्रांच की वैल्यू 136 है, इस ब्रांच की वैल्यू 50 है। टेस्ट मार्केट का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो फुल स्केल पे जाना है, क्योंकि फुल स्केल की वैल्यू 360 है, अबंडन की वैल्यू 50 है। और अगर टेस्ट मार्केट का रिजल्ट नेगेटिव आए तो अबंडन करना है, क्योंकि फुल स्केल की वैल्यू नेगेटिव 600 है और अबंडन की वैल्यू पॉजिटिव 50 है। तो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्लियर हो गया। अभी टेस्ट मार्केट करो, पॉजिटिव आने की सूरत में फुल स्केल मार्केट करो, नेगेटिव रिजल्ट आने की सूरत में टेस्ट मार्केट का अबंडन करो। दिस इज डिसीजन ट्री। सर्कल्स एंड स्क्वायर को यूज किया, नोड्स पे एंड किया, ड्रॉ किया राइट लेफ्ट टू राइट, देन हमने उस पे ब्रांचेस पे और एंड्स पे प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज असाइन की और स्टडी किया राइट टू लेफ्ट और कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर लिया। कोर्स ऑफ एक्शन मैंने वॉइस कर दिया आपको कि हमारा पहला डिसीजन पॉइंट ए है, ए पे हमने टेस्ट मार्केट करने का फैसला किया। अगर इसका रिजल्ट, अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, हम बी पे पहुंचे तो बी पे हम फुल स्केल मार्केट पे जाएंगे और फुल स्केल लॉन्च पे जाएंगे, और अगर हम सी पे पहुंचे तो सी पे हम अबंडन करेंगे। ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारा डिसाइड हो गया। हमने राइट टू लेफ्ट पॉइंट्स सी बी ए हर डिसीजन पॉइंट पे अपना डिसीजन डिटरमिन किया और उसकी बेसिस पे कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर लिया। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन और इसी तरह की बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, बड़ा कंप्रीहेंसिवली ये कॉन्सेप्ट को मजीद यहाँ पे क्लियर होगा अगर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी अगर रह गई है। वैसे तो डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट इस इलस्ट्रेशन पे कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हाल इसके अलावा कुछ है, बट एक कहने का रिवीजन के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। हम उसको भी देखते हैं इलस्ट्रेशन 53 को जी। रिक्वायरमेंट इसकी है जी, ड्रॉ अ डिसीजन ट्री फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी यूजिंग स्क्वायर फॉर डिसीजन पॉइंट्स एंड सर्कल फॉर द आउटकम्स, जहां उसने बता भी दिया, ना भी बता जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग ऑल रेलेवेंट डाटा ऑन द डायग्राम। Calculate expected values as appropriate and recommend course of action to the software company. So वही बात है, डिसीजन ट्री ड्रॉ करें, वैल्यूज डालिए, प्रोबेबिलिटीज डालिए, कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। तो लेट्स रीड द स्टोरी प्रोजेक्ट की। A software company has won a contract worth of 80,000 if it delivers a successful product on time. 80,000 रेवेन्यू है अगर आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर करें, बट ओनली 40,000 इफ इट इज लेट। प्रोडक्ट की प्राइस 40,000 मिलेगी अगर टाइम पे ना हुआ तो। It faces the problem now of whether to produce the work in-house or to subcontract. ये डिसीजन आ गया, in-house प्रोडक्शन करें या subcontract करें। To subcontract the work would cost 50,000, but the local subcontractor is so fast and reliable as to make it certain that successful software is produced on time. Subcontracting में गारंटी है, on time delivery आनी है। If the work is produced in-house, the cost would be only 20,000, but based on past experience, would have only 90% chance of being successful. In the event of the software not being successful, there would be insufficient time to rewrite the whole package internally, but there would still be option of either a late rejection of the contract at a further cost of 10,000 or of late subcontracting the work on the same terms as before. मतलब 50,000 पे सब कॉन्ट्रैक्ट फिर भी कर सकते हैं आप फेल हो जाएंगे इंटरनली, फिर भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की ऑप्शन रहेगी। बट with this late start, the local subcontractor is estimated to have only 50% chance of producing the work on time. सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का मसला नहीं है, ऑन टाइम का मसला है। यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर डिलीवर कर देगा आपको, बट टाइम पे देने की प्रोबेबिलिटी अब लेट देने की सूरत में 50-50 होगी। इन केस द सब कॉन्ट्रैक्टर स्टिल हैज टू बी पेड 50,000 रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही मीट्स द डेडलाइन और नॉट। वो टाइम की गारंटी नहीं दे रहा, चीज आपको मिलेगी, टाइम की गारंटी नहीं है, 50-50% चांस है। अच्छा, यहां पे भी मल्टीपल डिसीजन आ रहे हैं। एक अभी डिसीजन है कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें या अनाउंस करें,
और एक फिर लेटर ऑन फिर डिसीजन आ रहा है कि अगर आप इंटरनली फेल हो जाएं तो फिर लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग की ऑप्शन आ रही है, वो करें या लेट रिजेक्शन में जाएं। रिजेक्शन में जाते हैं तो पेनल्टी पड़ रही है। लेट रिजेक्शन, भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और फेल होने के बाद कह रही है मैं डिलीवर नहीं कर रहा, तो देयर इज अ पेनल्टी 10,000 की, ठीक है। तो अब वहां पे ऑप्शन है कि हम पेनल्टी पे कर दें या लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग में चले जाएं। सो दो डिसीजन में लग रहा है यहां नजर आ रहे हैं, बट स्टार्टिंग तरीकाकार वही रहेगा। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे, फिर वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज लगाएंगे और फिर एवेल्यूएशन करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन की। इंटर रिलेटेड डिसीजन है और एक दूसरे से लिंक हुए हैं, एक दूसरे से लिंक है और डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। डिसीजन पॉइंट है जी सबसे पहले ए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको और आपके पास ऑप्शन इस वक्त क्या है, इन हाउस, प्रोडक्शन और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इन हाउस आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो क्या कहानी है जी, if the work is produced in house the cost would be 20,000 but based on past experience would have only a 90% chance of being successful. आउटकम यहां पे आएगी आपकी, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आप फेलियर भी हो सकते हैं, ठीक है जी, यही है ना कहानी। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं जी 90% आप सक्सेसफुल क्या है, इन द इवेंट सॉफ्टवेयर नॉट बीइंग सक्सेसफुल देयर विल बी इनसफिशिएंट टाइम टू रीराइट। अब दोबारा काम नहीं हो सकता। अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहां पे आपको फेलियर के केस में, फिर डिसीजन पॉइंट आएगा, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एक लेट रिजेक्शन। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जब जाएंगे तो यहां पे चांसेस हैं आप ऑन टाइम डिलीवरी ले सकें और चांसेस है आपको लेट डिलीवरी मिले, यही है ना। एक साथ पढ़ लीजिए, हमने कोई ऑप्शन, कोई डिसीजन, कोई आउटकम मिस तो नहीं की। फिर दोबारा पढ़ते हैं हम। अभी कंपनी के पास ऑप्शन है इन हाउस प्रोडक्शन करें या सब कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% है, मतलब 10% फेलियर के चांसेस भी हैं। फेलियर के केस में हमारे पास फिर ऑप्शन सब कॉन्ट्रैक्टिंग या लेट रिजेक्शन की है, लेकिन लेट जब यहां पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ऑन टाइम या लेट के चांसेस 50-50 हैं। यही है ना सारी कहानी। दो डिसीजन पॉइंट्स हैं यहां पे और डायग्राम हमारी अब कंप्लीट है जी। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज। अगर आप इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जाते हैं, चलें जी सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जाते हैं तो इसको भी हम रुपीज इन 1000 में मैं प्लॉट करता हूं जी। कॉस्ट है 50,000 और रेवेन्यू है 80 का, ऐसे ही है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में तो ऑन टाइम ही आनी है ना डिलीवरी, रेवेन्यू 80 आना है। इन हाउस में जाते हैं तो कॉस्ट है 20,000, सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है 90%, इसका मतलब यहां पे आपको 80,000 का रेवेन्यू मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया जी, आप सक्सेसफुल होंगे तो 80,000 का रेवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन 10% चांस है कि आप नाकाम होंगे। 10% चांस है कि आप नाकाम होंगे और नाकाम हुए हैं, लेट नहीं हुए, नाकाम हुए, यू फेल्ड टू डेवलप द प्रोग्राम। कामयाब हैं तो उसने उसके बाद जिक्र नहीं किया कि ऑन टाइम है या लेट है, तो नॉर्मल असम्पशन कामयाब का मतलब ऑन टाइम, ठीक है। काम है तो अब ऑप्शन सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है, यहां पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे तो कॉस्ट तो इसकी भी 50 ही है और इसकी ऑन टाइम आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 जिसका रेवेन्यू होगा 80, लेट आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 जिसका रेवेन्यू होगा 40 और लेट रिजेक्शन की कॉस्ट होगी 10। लीजिए कोई वैल्यू या प्रोबेबिलिटी सवाल पढ़ते हुए देखिए को हमने मिस तो नहीं की, जो यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई। एक तो फिर सवाल पढ़िए और मेक श्योर हमने तमाम ऑप्शन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तमाम वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज इस पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस डायग्राम में, कोई वैल्यू या कोई प्रोबेबिलिटी हमसे मिस तो नहीं हुई। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, दिस शुड बी इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट द होल ऑफ द टॉपिक। सारी वैल्यूज, प्रोबेबिलिटीज, दिस ऑप्शंस, आउटकम सब निकल गई यहां पे। अब जी इवैल्यूएशन पार्ट शुरू होगा, तो हमने राइट से चलना है, लेफ्ट को जाना है, तो पहला पॉइंट बी है, पहले हम इसको वैल्यूएट करेंगे, ठीक है जी। तो हम पॉइंट बी को वैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन शुरू होगी हमारी और सबसे पहले हमने कहा जी डिसीजन पॉइंट बी।
जिस पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन की वैल्यू लेंगे। वैल्यू ऑफ एक लेट रिजेक्शन है, वो तो -10 है, और दूसरी है लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वैल्यू जरा देखिए, इट विल बी 80,000 इंटू 0.5 प्लस 40,000 इंटू 0.5 माइनस 50, ऐसा ही है जी। ये लेट सब कॉन्ट्रैक्टेड ऑप्शन का रेवेन्यू और ये उसकी कॉस्ट। तो इस डिसीजन की टोटल वैल्यू क्या बनी? 10 पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव 10। तो हमने कहा जी यहां पे तो ये डिसीजन बनता है कि पॉइंट बी पे अगर आओगे तो लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज एन ऑप्शन। अगर आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, पॉइंट बी पे पहुंचने का मतलब अगर आप नाकाम हो गए इन हाउस बनाने में, तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ये तो यहां पे बात होगी, बट उससे पहले पिछला पॉइंट किधर है? इधर आ जाइए। अब हम पिछले डिसीजन पॉइंट पे जाएंगे, ए पे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही डिसीजन पॉइंट है। बी को वैलिडेट कर लिया, अब ए पे चले जाए। वैल्यू ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग पहले देख लेते हैं, वो जरा क्विक है। वैल्यू ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग यहां पे है जी आपकी 80 का रेवेन्यू, 50 की कॉस्ट। 80 का रेवेन्यू, 50 की कॉस्ट, ये तो बड़ी सिंपल है जी, इट इज 30। और दूसरी ऑप्शन है इन हाउस प्रोडक्शन। अब इन हाउस प्रोडक्शन की कहानी देखिएगी जरा। इन हाउस प्रोडक्शन में हम जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पे हम ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी असर्टेन कर चुके हैं। इस डिसीजन की वैल्यू है 10 रुपए, इस डिसीजन की वैल्यू है 80। 10 की प्रोबेबिलिटी, 80 की प्रोबेबिलिटी, रेवेन्यू आ गया, ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो जनाब हमारे पास 10 की ऑप्शन में ली थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, प्लस 80 का रेवेन्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और माइनस करें इसमें से, ये भी ऑप्शन कवर होगी, ये भी ऑप्शन कवर होगी, माइनस करें इसमें से कॉस्ट 20, कितनी है जी? 53। तो लीजिए जी, यहां पे भी डिसीजन आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन हैव आवर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे बना सकते हैं। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि अभी हमें इन हाउस प्रोडक्शन की तरफ चलना है। सक्सेसफुल हो गए तो बात खत्म होगी, अगर फेल हो गए तो फिर हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाना है। कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री। अभी हमें इन हाउस प्रोडक्शन पे जाना है, और अगर डिसीजन पॉइंट बी फेलियर हमें हुआ, डिसीजन पॉइंट बी तभी आएगा ना जब हम फेल होंगे इन हाउस प्रोडक्शन में, और अगर हम फेलियर पे आए तो फिर हमें लेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग, उस स्टेज पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दीजिएगा। अभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग ना कीजिए, अभी इन हाउस बनाने की कोशिश कीजिए। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारे पास पास्ट पेपर का अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 84 पे आपके पास आ रहा है जी। पेज 84 पे क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं जी। जैसे मैंने कहा था 2008 में एक ही दफ़ा ही पास्ट पेपर में क्वेश्चन टॉपिक आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्या आ सकता है। वैसे तो मैंने आपसे कहा, ये एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, मोर देन एफ है माशाल्लाह, लेकिन चलें आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन का भी एक ज़रा फ्लेवर आ जाए। ड्रॉ अ डिसीजन ट्री टू डिपिक्ट द अबव पॉसिबिलिटीज, 7 मार्क्स। डिटरमिन वेदर द कंपनी शुड कैरी आउट द रिसर्च और नॉट, 3 मार्क्स। मतलब डिसीजन ट्री ड्रॉ करना, उस पर वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज लगाना, उसके 7 नंबर हैं, और डिसीजन देना, उसको पढ़ के उसके 3 नंबर हैं। कोर्स ऑफ एक्शन है या डिसीजन कह लीजिए। तो लेट्स रीड द डाटा। GH Scientific Corporation is assessing the possibility of introducing a new product. Possibility of introducing a new product. The in charge of production is confident that the product will be successful. However, the marketing department is apprehensive of the high cost of production and has advised an in-depth market research should be carried out before launching the product. The cost of initial launch of the product is estimated at 500 million, whereas the cost of carrying out the market research shall be 100 million. Launch 500 की है और research 100 की है. The company's research analysts have developed the following estimates. If the company starts production without carrying out market research, there is 40% probability that it will earn a profit of 2 billion from the product, 35% probability that of earning 1.2 billion and 25% probability of earning a loss of 200 million. अगर रिसर्च के बगैर लॉन्च करो तो ये होगा आपके साथ. If the company decides to carry out the research, there is 60% probability that it will find the product feasible. If the product is found feasible, chances of profitability are as follows: profit 2.8 billion, 70%; profit 300 million, 30%. If the product is found feasible, is not found feasible, the profitability estimates are as follows: profit of 700 million, 20%; loss of 400 million, 80%. ये जी डाटा सारा. अब हमने इस सारे कहानी को पहले डिसीजन ट्री की सूरत में प्लॉट करना है. बेसिकली इसमें डिसीजन पॉइंट एक ही है अभी, कि रिसर्च के साथ लॉन्च करना है या रिसर्च के बगैर लॉन्च करना है, और आगे सारी आउटकम्स ही हैं. डिसीजन पॉइंट आगे कोई नहीं है, डिसीजन सिर्फ एक है. तो लेट्स ड्रॉ द ट्री फर्स्ट. Question number 6. So there is only one decision point. Launch with research, and second is launch without research. अच्छा जी, रिसर्च के साथ लॉन्च करेंगे तो 1, 2, 3 कहानियां हैं. क्या क्या कहानियां जी? रिसर्च के साथ लॉन्च करेंगे, नहीं रिसर्च के साथ तो 2 कहानियां. रिसर्च के साथ सॉरी जी 2 आउटकम है. रिसर्च के साथ 2 आउटकम है कि हमारे रिजल्ट फीजेबल आ सकते हैं और हमारे रिजल्ट नॉट फीजेबल आ सकते हैं. अगर हम रिसर्च के साथ लॉन्च करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बनती हैं. फीजेबल रिजल्ट होंगे तो इसके आगे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. नॉट फीजेबल रिजल्ट होंगे, इसके आगे भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. और ये डाटा हम रुपीज इन मिलियन में यहां पे प्लॉट कर लेते हैं. अगर अच्छा ये अभी हमने ऑप्शन ले ली यहां पे, और अगर हम विदाउट रिसर्च लॉन्च करते हैं तो फिर 3 ऑप्शन है यहां पे, 1, 2, 3. ये कहानी. अब हम इन पे वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज लगाएं जरा. पहले चूंकि सेकंड थर्ड पैरा जो है उसमें इसकी वैल्यू देखिए, पहले हम ये डाल लेते हैं. अगर आप विदाउट रिसर्च लॉन्च करते हैं तो आपका खर्चा होगा 500 मिलियन एंड यू हैव 40% प्रोबेबिलिटी कि आप अर्न करोगे 2 बिलियन. देयर इज 35% प्रोबेबिलिटी आप अर्न करोगे 1.2 बिलियन एंड देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉस आएगा 200 का. अगर आप विदाउट रिसर्च लॉन्च करो तो रिसर्च का 100 मिलियन नहीं लगेगा ना, सिर्फ लॉन्च का 500 लगेगा. और ये 3 पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं. अगर आप विद रिसर्च लॉन्च करो तो आपका पैसा लगेगा 600. 100 रिसर्च का, 500 लॉन्च का, 600.
अब इसका नतीजा होगा आपकी फिजिबल की प्रोबेबिलिटी है 60%, नॉट फिजिबल की प्रोबेबिलिटी है 40%। फिजिबल रिजल्ट आए तो आपके 70% चांस है कि आप कमाओगे 2.8 मिलियन और 30% चांस है कि आप कमाओगे 300 मिलियन। नॉट फिजिबल रिजल्ट आए 20% चांस है कि आप कमाओगे 700 मिलियन और 80% चांस है कि आप गमाओगे बल्कि 400 मिलियन। ठीक है, डिसीजन पॉइंट एक था, बाकी सारी आउटकम्स हैं कि भाई आप विदाउट रिसर्च लॉन्च करो, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। विद रिसर्च लॉन्च करो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, फिजिबल भी आ सकता है, आपका रिजल्ट नॉट फिजिबल भी आ सकता है। फिजिबल पे लॉन्च हो तो ये कहानी है, नॉट फिजिबल पे लॉन्च की ये कहानी है। ठीक है जी, अब आप पीछे चले जाओ, पढ़ना शुरू कर दो इसको। आपको इस ब्रांच की वैल्यू बनानी है, इस ब्रांच की वैल्यू बनानी है। डिसीजन पॉइंट एक ही है जी, हमारे पास तो मल्टीपल डिसीजन पॉइंट है नहीं यहाँ पे। इस ब्रांच की वैल्यू क्या बनती है जी, लॉन्च विदाउट रिसर्च। डिसीजन पॉइंट एक ही है ना, हमने कहा जी डिसीजन पॉइंट्स यहाँ पे लेट्स अज्यूम ए है, तो एवैल्यूएशन एट ए होगी। अब हमारी एवैल्यूएशन एट ए सिर्फ होनी है, तो हमने कहा जी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लॉन्च विदाउट रिसर्च, .4 इंटू 2000 प्लस 0.35 इंटू 1200 प्लस -200 इंटू 0.25 और इसमें से माइनस कर दो 500। तो बताइए जनाब क्या वैल्यू आई? 670 रुपीज इन मिलियन में आ जी। ये है लॉन्च विदाउट रिसर्च। अब हम लॉन्च विद रिसर्च पे जाते हैं। अब हम जाते हैं जी लॉन्च विद रिसर्च पे। लॉन्च विद रिसर्च में हमारे पास अगर फीजेबल जाते हैं, अगर हम फीजेबल ऑप्शन में जा रहे हैं तो 0.7 इंटू 2800 प्लस 0.3 इंटू 300। जरा देखिए, इसको मैं क्लब करूं और इसको कर दूं 0.6, ये जनाब मेरी एक ब्रांच बन गई। ऐसा ही है जी, ये मैंने इस ब्रांच की वैल्यू बना ली। देखिएगा जरा, 2800 इंटू 0.7 प्लस 300 इंटू 0.3, दोनों को सम करो 0.6 से मल्टीप्लाई करके, ये मेरी इस ब्रांच की वैल्यू बन गई। अब इसी अंदाज में इस ब्रांच की वैल्यू बनाते हैं। इस ब्रांच की वैल्यू बनेगी इसी अंदाज में हम बनाते हैं 0.2 इंटू 700 प्लस 0.8 इंटू -400 और इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है 0.4। सम किया और इसमें से रिसर्च के पैसे 600 माइनस कर दो, तो ये फैक्टर कैलकुलेट करो, इसमें ऐड करो ये फैक्टर, माइनस कर दो 600। इस ऑप्शन की वैल्यू 558। तो हमने लॉन्च विद रिसर्च की वैल्यू 558 है, लॉन्च विदाउट रिसर्च की वैल्यू 670 है। तो हमारा डिसीजन क्या बना जी? लॉन्च विदाउट रिसर्च।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन? इसके आंसर में पता नहीं मुझे क्या गलती हुई है। 64 ये हमने ये गलत कैलकुलेट किया हमने। ये फिर चेक कीजिए मुझे, क्योंकि आपके यहाँ पे आंसर 648 है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो गलत है या हम गलत हैं, क्या मसला है। ज़रा देखिए एक तो फिर ज़रा कैलकुलेट कीजिए। ज़रा देखिएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को सम करना है, फिर 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे वैल्यू स्टेप में बोलते जाइए। पहले मुझे आप एक फैक्टर की वैल्यू बोलिए, इस फैक्टर की वैल्यू बोलिए। ये फैक्टर कैसे आएगा? दिस प्लस दिस देन इनटू 0.6। फैक्टर नंबर 1 1230। इसमें ऐड करना है फैक्टर नंबर 2, मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ख्याल कीजिएगा ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस इंटू 0.4, माइनस 72, आगे माइनस 600 है। आप बताइए क्या जवाब आ रहा है? 558। ठीक हो, ये आंसर 15 मैच क्यों नहीं कर रहा, इसकी कैलकुलेशन को जाके देखिएगा, उसने जरा ब्रेक किया हुआ कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा उसने, मुझे लगता है आंसर उसका 648 आ रहा है, क्या हमें नहीं पता, लेकिन बल हमारा यहाँ पे डिसीजन है कि जिस ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। लॉन्च विदाउट रिसर्च की वैल्यू ज़्यादा है, हम उसको सपोर्ट करें। ये वैल्यू तुम्हारी आंसर से मैच कर रही है, ये वैल्यू हमारी आंसर से मैच नहीं कर रही, उसमें फ़र्क क्या है इसको आप देखिएगा। कोई इशू होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू के टॉपिक को ही लेके, दैट इज द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटीज या डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन देखते हुए हम देख रहे थे कि हमें आगे अनसर्टेनिटी नजर आती है, हमें पता नहीं लग रहा कि हम इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी, इकोनॉमिक कंडीशन बैड होगी, हम हर कंडीशन को और उसकी प्रोबेबिलिटीज को काउंट फॉर करते जा रहे थे। जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल भी देखी, हमने यहां पे भी ये वर्स कंडीशन को भी काउंट फॉर किया। हम इससे पीछे जाएं तो यहां पे भी हमारे पास लॉस की ऑप्शन कहीं बन रही थी, हमने उनको भी काउंट फॉर किया। जैसे ये भी लॉस की ऑप्शन थी, हमने इसको भी काउंट फॉर कर लिया। तो जब हम प्रोजेक्ट को इस तरह वैल्यूएट कर रहे होते हैं तो एट टाइम हमारे पास ऐसी एक्सपेक्टेड आउटकम्स होती हैं जिनमें हमें लॉस होने वाला है। और वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम इस लॉस से बच सकें, तो व्हाट इज द प्राइस दैट वी शुड बी विलिंग टू पे फॉर दैट इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे हमें इस अनसर्टेनिटी पे क्लैरिटी मिले और हम उस क्लैरिटी की बेसिस पे अपने आप को लॉस से बचा सकें, या इन अदर वर्ड्स हम उस डिसीजन से अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। जब हम लॉस से बचेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना इस डिसीजन की। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे हम अपने डिसीजन की वैल्यू को बढ़ा सकें बाय प्रोटेक्टिंग आवर कंपनी फ्रॉम अ लॉस, तो हम उसको कहते हैं कि ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे हम अपनी कंपनी को किसी एक्सपेक्टेड लॉस से बचा के अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिसीजन बढ़ा पाते हैं। तो हमसे पूछा जाता है जी, आप को एक अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हाउ मच वैल्यू यू शुड बी विलिंग टू पे फॉर दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन की क्या कीमत देने पे आप तैयार होगे। तो रूल इज वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का रूल इज वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, और अगर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां चली जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरी अगर आई एम जस्ट अज्यूमिंग 100 है, और मुझे अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं अपने आप को लॉस से बचा के इस वैल्यू को 150 पे ले जा सकता हूं। इसका मतलब आई शुड बी विलिंग टू पे 50 टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं 100 रुपया कमा रहा हूं। इंफॉर्मेशन आने से अगर मैं 150 कमा लेता हूं तो इंफॉर्मेशन की कीमत मैं कितनी देने पर तैयार हूं। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट आई शुड बी विलिंग टू पे फॉर द इंफॉर्मेशन। बिजनेस में इंफॉर्मेशन हैज वैल्यू। इंफॉर्मेशन को आप यूज करके बिजनेस में
मुनाफा कमा सकते हैं या अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। तो आपको कोई इंफॉर्मेशन ऑफर करे, भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या कीमत लगाते हो? तो भाई इंफॉर्मेशन से जितना मैं फायदा उठा सकता हूं, दैट विल बी द मैक्सिमम प्राइस ना। तो ये वही तो मैं निकाल रहा हूं कि भाई बगैर इंफॉर्मेशन के मैं क्या कमा रहा हूं, इंफॉर्मेशन के साथ मैं क्या कमाऊंगा? तो भाई इंफॉर्मेशन का फायदा कितना? दिस इज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट आई शुड बी विलिंग टू पे फॉर दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से जो मैं फायदा उठा सकता हूं वो मेरी मैक्सिमम प्राइस है। इसको समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूं कल हमने जो एग्जाम्पल वॉक थ्रू में की थी उसके ऊपर, वहां से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को। कल हमने डिसीजन ट्री को समझते हुए एक वॉक थ्रू एग्जाम्पल की थी, ये एग्जाम्पल हमने की थी। अच्छा, अब आप देखिए हमने इस डिसीजन की पूरी कहानी जो असेस की थी वो क्या थी कि भाई यहां तक ये हमने वैल्यू निकाली थी ना कि भाई अगर मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं 5600 कमा सकता हूं, ऐसा ही है। हमने कल इस जो एग्जाम्पल का वॉक थ्रू किया था तो हमने जो सर्टेन किया था कि भाई हमारा डिसीजन है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है और इस डिसीजन के साथ हम 5600 कमाएंगे, ऐसा ही। अब इसमें वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। इसमें कहानी क्या थी, जरा कहानी पढ़ लें दोबारा, मैं भी जरा भूल गया हूं। कहानी इसकी अवेलेबल है जी, हमें जी पेज नंबर 64 के सेंटर में आ रही है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 12,000 which has an 80% chance of being successfully developed. If it is developed successfully, the profits from the project will depend on whether the economic conditions are good or poor. Profits expected depend on the economic conditions which are forecast as follows. ये forecast है, इकोनॉमिक कंडीशन गुड होंगी तो 50,000 का मुनाफा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन गुड होने की प्रोबेबिलिटी है 60%, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होंगी तो 20,000 का नुकसान होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। अच्छा, अब इस स्टेज पे हमने क्या टर्म से यूज की, हमने 12,000 इन्वेस्ट किया और हम सक्सेसफुल हो गए। अब सक्सेसफुल होने के बाद हम अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन गुड भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है। लेट्स अज्यूम एट दिस स्टेज अ कंपनी अप्रोचेस अस, हमने डेवलप कर ली प्रोडक्ट, सक्सेसफुल हो गए हम, अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्च करने के मौका पे हमें एक रिसर्च कंपनी मिली, उसने कहा जी मैं आपको बता सकता हूं कि इकोनॉमिक कंडीशन गुड होने वाली है, बैड होने वाली है। अच्छा, अब यहां पे होता क्या है कि अगर मुझे पता लग जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने वाली है, आई विल नॉट लॉन्च, ऐसे ही है ना। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने वाली है तो पुअर के केस में तो बेसिकली एक्चुअली या ये होना है या ये होना है, ऐसा ही है ना, या ये होना है या ये होना है। वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के प्रिंसिपल पे चले गए ना। लेकिन अगर मुझे पता लग जाए कि भाई ये होना है तो आई विल अवॉइड दिस साइड, मैं इस साइड को अवॉइड कर लूंगा। और जब ये साइड अवॉइड हुई, अब इस ट्री को मैं अवॉइड कर पाऊंगा, इस ट्री को निकाल दो यहां से, दोबारा ये वैल्यू कैलकुलेट करो। दोबारा ये वैल्यू कैसे आएगी जरा देखिएगा। इसमें मैं इसको रेड पेन पकड़ता हूं, इससे चेंज करता हूं मैं। जब मैंने ये अवॉइड कर दिया तो ये वैल्यू मेरी कितनी बनी, शायद 36,000, और अब ये 22,000 नहीं, 36,000 का 80% बनेगा, तो 36,000 का 80% कितना बना, 28,800 माइनस क्या जी हमारा 12,000, तो ये क्या बना 16,800। मैं कुछ गड़बड़ कर गया कहीं, सॉरी ये पहली बात, ये मैंने 60 ही कर लिखा, ये 60 तो है नहीं, तो 50 था, 50 है, माई मिस्टेक, ये 50 है जी। ये 50 करेंगे तो अब एक मिनट आगे, हाँ कैलकुलेशन ठीक है आगे, लेकिन ये वैल्यू गलत होगी। ये क्या बनी, ये 30 बनी। जब ये 30 बनी तो ये क्या बनी, ये बनी 24 और ये बनी 12। ठीक है जी। अब अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं 12,000 कमा सकता हूं, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं 5,600 कमा रहा हूं। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन उस टेबल में डाके डालिए। इंफॉर्मेशन के बगैर मैं कमा रहा हूं
इंफॉर्मेशन के बगैर मैं कमा रहा हूं 5,600, इंफॉर्मेशन के साथ मैं कमा रहा हूं 12,000, तो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन 6,400। दोबारा आ जाते हैं उस डायग्राम पे, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको। मुझे इंफॉर्मेशन पॉइंट सी पे मिल रही है, इंफॉर्मेशन मुझे पॉइंट सी पे मिल रही है, जिसकी बेसिस पे मैं इस लॉस को अवॉइड कर पा रहा हूं। दिस इज ओनली चेंज। जब मैं हुआ सक्सेसफुल, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेसफुल होने के बाद मुझे पूरा 50,000 कमाने का मौका मिलेगा। प्रोबेबिलिटी तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। मार्केट गुड होने की प्रोबेबिलिटी तो 60% ही है। मार्केट गुड होने की प्रोबेबिलिटी 60% ही है। सिर्फ हुआ क्या कि मुझे 40% पे कंफर्मेशन मिल गई, जिसकी वजह से मैं ये 20,000 का लॉस अवॉइड कर सकता हूं। बाकी मेरी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी कैलकुलेशन वैसी है। मुझे इस पॉइंट पे अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है मार्केट के पुअर होने के बारे में, तो आई विल बी जस्ट एबल टू सेव दिस इफेक्ट ऑफ दिस ब्रांच। मेरा ब्रांच ये बच जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए ये या ये पे क्लैरिटी मिल रही है, तो बाय ऑब्टेनिंग द क्लैरिटी आई विल बी एबल टू सेव द इफेक्ट ऑफ दिस ब्रांच। दिस इज द ओनली बेनिफिट दैट आई विल गेट। तो मैं अगर इस ब्रांच को अपनी कैलकुलेशन से निकाल दूं, जैसे मैंने यहां पे किया, तो ब्रांच को निकालने के बाद मेरी कैलकुलेशन रिवाइज होते हुए मेरा प्रोजेक्ट मुझे 12,000 देगा। अगर मैं इस लॉस को अवॉइड कर दूं तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे 12,000 देता है, और अगर मैं इस लॉस को अवॉइड नहीं करता तो मुझे 5,600 मिल रहा है। इसका मतलब मुझे अगर इस लॉस से बचने का कोई तरीका मिल जाए, आई शुड बी विलिंग टू पे फॉर मैक्सिमम 6,400, क्योंकि मैं इस लॉस से बचने की वजह से 5,600 से 12,000 पे जा रहा हूं, 6,400 ज्यादा कमा रहा हूं। तो इसका मतलब इस लॉस से बचने की इंफॉर्मेशन के लिए आई शुड बी विलिंग टू पे 6,400। द रूल इज वेरी सिंपल। जिस पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन ऑफर की जा रही है, उस पॉइंट से आगे उस इंफॉर्मेशन की मदद से जिस ब्रांच से बच रहे हो, लॉस वाली ब्रांच ही हो रही है जिससे बचोगे आप। पॉइंट सी पे हमें इंफॉर्मेशन अगर ऑफर की जा रही है, पॉइंट सी पे इंफॉर्मेशन की वजह से हम इस लॉस से बचेंगे, तो भाई इस लॉस को निकाल दो अपनी कैलकुलेशन से, रिकैलकुलेट कर लो प्रोजेक्ट की वैल्यू। यही कहानी आपको यहां पे एग्जांपल में लिखी नजर आ रही है, जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट की, वही सारी कहानी यहां पे लिखी नजर आ रही है। ठीक है, यही वैल्यू उसने 6,400 की यहां कैलकुलेट करके आपको दी हुई है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ भी लीजिए, ताकि कोई मजीद अगर क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, आई डोंट रिकॉल कि ये पास पेपर में कभी ये टेस्ट हुआ हुआ क्वेश्चन, और मुझे जहां तक याद पड़ता है जब हम डिसीजनरी पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते भी थे, तो ये वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन वहां पे हम डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि किताबें आ गई हैं, आपकी प्रेस्क्राइब बुक्स आ गई हैं, उन प्रेस्क्राइब बुक्स में ये शामिल है डिस्कशन, तो इसलिए वी हैव टू कवर इट। It's maximum value which we should be willing to offer to the research company, which we should be willing to offer. Because after paying that, we are starting at 5. This is the maximum amount. We will try to negotiate lesser so that we can earn higher. ठीक है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट है। हमारी कोशिश होगी इससे 1 रुपया भी कम पे करेंगे तो हमारे 1 रुपया मुनाफा बढ़ता है ना, 2 कम करें 100 करें, ये हमने मैक्सिमम डिटरमिन कर ली है। अब इसके बाद हमारी नेगोशिएशन है ना, हमने कह लीजिए हमारे लिए इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। हमारे लिए वैल्यू 6,400 है, प्राइस क्या ऑफर करनी है वो तो नेगोशिएशन है ना हमारी। दिस इज द वैल्यू कि भाई इस इंफॉर्मेशन की वजह से मैं फायदा क्या उठा सकता हूं, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू से मुराद इस इंफॉर्मेशन की वजह से मैं फायदा क्या उठा सकता हूं। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से कि मार्केट आगे पुअर है या गुड है, मुझे अगर ये क्लैरिटी मिल जाए तो मैं 20,000 वाली जो लॉस की ऑप्शन है उससे बच जाऊंगा, मैं अपना प्रॉफिट यहां से यहां ले जा सकता हूं। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हैज अ वैल्यू ऑफ 6,400 फॉर मी, ये वैल्यू है। आगे प्राइस क्या ऑफर करनी है मैंने रिसर्च कंपनी को, दैट इज नेगोशिएशन। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? Research companies give information that certain about poor condition. वो कंफर्म बता, परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगी ना, वो क्लैरिटी, वो डाउट नहीं रखेगी कि बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है। हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि poor होगी कंडीशन, तो फिर तो हम लॉन्च ही नहीं करेंगे ना। वी विल सेव दैट लॉस, वी विल सेव दैट लॉस। ठीक है ना, ये जुमला अगर पढ़िए, if the company knew that future economic conditions were good, it would proceed, but if knew that poor, it would not proceed, thus avoiding the loss of 20,000. अभी तो हम कह रहे हैं जी 60-40 है जी, चलो चल के देखेंगे, लेकिन क्लैरिटी मिल जाए नहीं भाई गुड है या बैड है, तो फिर आप गुड है तो आप प्रोसीड करोगे, बैड है तो अवॉइड करोगे। और इसको असेसमेंट हम किस तरह करते हैं, सिर्फ वो ब्रांच डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी असेसमेंट इंटरप्रिटेशन क्या है वो ये लिखी नजर आ रही है आपको, और इसकी असेसमेंट डिसीजन ट्री में क्या है वो ब्रांच डिलीट कर दो। जिस पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन ऑफर की जा रही है, हमें उसने कहा जी हमें इंफॉर्मेशन ऑफर की जा रही है इस पॉइंट सी पे, हमें इंफॉर्मेशन सी पे ऑफर की जा रही है,
और हमसे पूछा गया अब बताओ सी पे अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाए आपको, गुड या बैड पे क्लैरिटी दे दी जाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो हमने कहा जी हमें अगर सी पे इंफॉर्मेशन मिल जाए गुड बैड पे, तो हम ये ब्रांच अवॉइड कर लेंगे, इस ब्रांच को अवॉइड करो, डिलीट करो, रीवर्क कर लो अपना प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से। तो देख लो इस इंफॉर्मेशन के साथ कितना है, इंफॉर्मेशन के बगैर क्या था। ठीक हो गया। अच्छा, वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है, लीज और बाय डिसीजन, जिसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन भी कहते हैं। वी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे ही बात जारी है और उसमें हमारा जो लास्ट वेरिएशन है, अब हम उस पे आ रहे हैं और उस वेरिएशन के लिए थोड़ी सी मुझे भी एक वेरिएशन करनी है। अलाउ मी अ मोमेंट। कौन से नोट्स? ये जो है, ये जो स्लाइड्स हैं बेटा, ये सारी आपकी किताब की एक्सट्रैक्ट्स हैं। आप यू वुड हार्डली फाइंड अ वर्ड इवन जो यहाँ पे किताब में ना लिखा हो। ये मैंने किताब से कॉपी पेस्ट करके ये बनाई हुई चीज़ें। काइंड ऑफ किताब खोलना अलाउड नहीं होता। ये मैंने किताब को कॉपी पेस्ट करके ये स्लाइड्स बनाई होती हैं और मैं जनरली ये शेयर इसलिए नहीं करता कि एक तो पहले नोट्स मेरे समराइज होते हैं, उसके बाद ये मजीद समरी हुई होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम आइडली तो आपको आईकैप की बुक पढ़नी चाहिए। मेरी सजेशन ये आईकैप की किताब पढ़ो। चलो हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, टॉपिक के लिए नहीं पढ़ सकते, तो यू शुड हैव ए हैबिट कि जो चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं उनमें आईकैप की किताब भी पढ़ो, साथ ये भी पढ़ो और चैलेंजिंग टॉपिक के लिए किताब भी पढ़ो। हमारे एक जो बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है हमारे बच्चों में कि चैलेंजिंग टॉपिक में ज़्यादा प्रैक्टिस करना शायद हमें हेल्प करेगा। तो भाई चैलेंजिंग टॉपिक में प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा रीडिंग भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी आपकी उतनी उस टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, और जितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी उतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में आप उसको अप्लाई करने के काबिल हो गए। ठीक है, तो हमें रीडिंग भी ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, और जब मैं ये आपको एक स्टेप दे देता हूँ तो आपकी रीडिंग मजीद मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करता हूँ कि मैं आपसे शेयर ना करूँ। ये टोटली एक्सट्रैक्ट है, ये जो किताब में जो लिखा है, आप अगर किताब को साथ साथ फॉलो कर रहे हो तो आप देखो कि शायद ही कोई चीज़ ऐसा कोई एक वर्ड भी नजर शायद ना आए, क्योंकि मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ उसको, और उसके बाद इसको वर्डिंग कोई इस स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में बदलनी हो, कोई शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट कर दे, तो मैं एक्सपैंड इसको नहीं करता, मैं सिर्फ इसको शॉर्ट करता हूँ किताब से मजीद। तो इसलिए इसमें कोई एडिशनल चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, लीज और बाय डिसीजन, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी कहा जाता है जी। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जरा हम क्लियर कर लें कि लीज की जब हम बात करते हैं तो लीजेस दो तरह की होती है, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो दोनों की फ़र्क होती है, सेम हो चुकी है, तो लगभग सेम ही हो चुकी है ना। राइट ऑफ यूज़ आ गया तो उसके बाद तकरीबन सेम ही हो चुकी है। वेल, हमारे यहाँ पे मसला क्या है कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते हैं, और टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हर लीज ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे हर लीज ऑपरेटिंग लीज है, मतलब अगर आप एसेट लीज पे ले रहे हो तो उसका रेंटल टैक्स लॉयबल है, और अगर एसेट आप बाय कर रहे हो तो उसकी डेप्रिसिएशन टैक्स अलाउबल है। ठीक है, तो अच्छा यहां पे एक और जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये लीज और बाय है। अब लीज एसेट अब तक कब करते हो, जब आप खरीदने का पैसा नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जब हम यहां पे बाय की बात करते हैं ना, तो यहां पे बाय ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपके पास खरीदने का पैसा है, ये है बोरो एंड बाय, लिखा नजर नहीं आता, बट बेसिकली दिस इज बोरो एंड बाय। पैसा नहीं आपके पास तो एसेट हासिल करने के दो तरीके हैं, एसेट लीज पे ले लो या बोरो एंड बाय कर लो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली लीज वर्सेस बोरो एंड बाय, ये दो केसेस हैं। हमारे पास हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फाइनेंस अवेलेबल नहीं है रेडीली, तो हम लीज पे भी कैपिटल एसेट ले सकते हैं, हम चाहे तो लोन लेके एसेट बाय कर लें। होगा क्या, लीज पे एसेट लेते हैं तो लीज का रेंटल अलाउबल है, टैक्स लॉयबल है, और एसेट बोरो करके बाय करेंगे तो बोरिंग का इंटरेस्ट भी टैक्स लॉयबल हो जाता है, और एसेट बाय करने पे उसकी डेप्रिसिएशन भी टैक्स लॉयबल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट हमारे क्या है, टैक्स इफेक्ट, वो हमें जरा ध्यान में रखते हैं। अच्छा जी, हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया पे क्वेश्चन आता है। कभी हमें लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जाता है, कभी लेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जाता है। वो सवाल क्या होंगे उसमें बाद पे चलते हैं, लेकिन हमें लेसी और लेसर दोनों एंगल से बात पूछी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है हम लेसी के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी लेसर के लिए काम कर रहे हो, तो हमें दोनों ऑप्शन, दोनों एंगल्स को देखना सीखना है। अच्छा जी, पहले हम लेसीज के एंगल को डिस्कस करेंगे कि लेसीज के एंगल से हमसे किस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेसी के एंगल से हमारे पास दो केसेस आते हैं, हमें दो सवाल पूछे जाते हैं। केस नंबर 1 आता है
एडवाइस ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज ऑन द फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब लीज और बाय पे भी क्वेश्चन है। मतलब हमसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्या प्रोजेक्ट फीजिबल है, एंड इफ फीजिबल लीज और बाय क्या करना है। प्रोजेक्ट फीजिबल है तो इसका मतलब गो फॉर इन्वेस्टमेंट ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो फाइनेंस से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तो दो तरीके हैं, लीज और बाय। बाय अगेन, बाय मीन बोरो एंड बाय, ठीक है। तो जनाब ये केस आ गया कि हमें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी पे भी पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि अगर प्रोजेक्ट फीजिबल है तो बता दो फाइनेंस कैसे करना है, लीज से या बोरो से। बोरो से बाय करना है। केस 2 क्या होता है, हमें फिजिबिलिटी पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई फिजिबिलिटी टेस्ट हो गई भी है, उसके बारे में फिक्र नहीं करनी, सिर्फ फाइनेंसिंग पे फैसला बता दो। ओनली आस्क्ड टू एडवाइज ऑन फाइनेंसिंग, दैट इज लीज और बोरो एंड बाय। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब हम सिर्फ पहली बात मैंने क्लियर कर दी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीज का मतलब ऑपरेटिंग लीज रहेगा। बेशक वो फाइनेंस लीज से एसेट बाय करने की ऑप्शन दे आपको, लेकिन हमने जहन में रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते हैं। और टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप एसेट फाइनेंस लीज पे लो, ऑपरेटिंग लीज पे लो, इट इज ऑपरेटिंग लीज, इट इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो होता है। क्वेश्चन में जो मर्जी टर्म यूज की जाए लीज के बारे में, फाइनेंस या ऑपरेटिंग। फिर दूसरी बात हमने की, हमें एग्जाम में क्वेश्चन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हम पहले लेसी के सिनेरियोज देखने जा रहे हैं। लेसी में हमें दो सिनेरियोज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक फिजिबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन। फिजिबिलिटी हो चुकी है, उस पर हमें पूछा नहीं जाएगा, हमसे कहता है सिर्फ फाइनेंसिंग पे बता दो, फाइनेंसिंग में क्या ऑप्शन बेहतर है, लीज और बाय। अच्छा जी, अब इसमें कैसे फैसला करना है उसकी तरफ चलेंगे हम पहले केस 1 पे बात करते हैं, लेसी का केस 1। अच्छा जी, लेसी का केस 1, फिजिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, हमने कहा जी ये बनता है जी। अच्छा, इसमें हमें करना क्या होगा, हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए जो कैश फ्लो चाहिए होता है ना, प्रोजेक्ट की रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, फिजिबिलिटी के लिए दो चीजें चाहिए होती है ना भाई, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और क्या रिटर्न आएगी। दोनों ऑप्शन दी जाती हैं, दोनों इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, और लीज और बाय से रिलेटेड, बोरिंग रिलेटेड उस ऑप्शन के कैश फ्लोज भी दिए जाते हैं। हम कहते हैं हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी बताए जाते हैं और हमें एसेट रिलेटेड लीज और बाय के कैश फ्लोज भी बताए जाते हैं। जब हमें सिनेरियो 1 में एवेल्युएट किया जाएगा तो हम सिनेरियो 1 में हम समझेंगे जैसे हमें दो डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, एक लीज एंड ऑपरेट, एक बाय एंड ऑपरेट। यही बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, अगर है तो लीज और बाय। इस डिसीजन को ना टेस्ट करने के दो तरीके हैं वैसे, बाय द वे मैं जो तरीका फॉलो करता हूं, मैं उससे आप एक ही तरीका उसको मैं बता रहा हूं, दूसरे की में जरूरत नहीं है। वो तरीका क्या है, मैं कहता हूं जिन दो तरीकों को आप, दो ऑप्शन ना फाइनेंसिंग, इनको दो प्रोजेक्ट समझ लो कि एसेट लीज करके कारोबार करो, एसेट बोरो बाय एंड कारोबार करो, ठीक हो गया। तो हमने कहा जी हम दो सेट ऑफ कैश फ्लोज बना लेंगे कि एसेट बोरो एंड, अब यहां पे ध्यान रखना बार बार बोरो का वर्ड शायद मैं ना बोलूं, बट इट इज अंडरस्टूड इस टॉपिक में बाय का मतलब क्या है, बोरो बाय, बोरो एंड बाय, ठीक है। मैं बार बार बोरो एंड बाय शायद ना बोल पाऊं, बट इस टॉपिक में इट इज अंडरस्टूड, लीज एंड बाय में इट इज बोरो एंड बाय। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बोरो बाय एंड देन ऑपरेट, रन द बिजनेस, ऑब्टेन एसेट ऑन लीज देन रन द बिजनेस। तो भाई दो सेट ऑफ कैश फ्लोज बनेंगे, किस ऑप्शन के तहत, इस ऑप्शन के तहत। रेलेवेंट कैश फ्लोज हमारे क्या होंगे हर ऑप्शन में, एसेट रिलेटेड एंड ऑपरेटिंग। तो जो कीजिएगा, हमने इससे पहले भी फिजिबिलिटी सेस की ना, बट उसमें फाइनेंसिंग नहीं होती थी, सिर्फ फिजिबिलिटी होती थी। एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज वहां पे क्या क्या आते थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, बट जब हम उसको टैक्स कैलकुलेशन में डालते हैं तो हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट आ गया। तो ये एसेट के कैश फ्लोज होते थे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते थे, रेवेन्यू, कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी भी वही कहानी है कि भाई बोरो एंड बाय, एसेट कैश फ्लोज लीजिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लीजिए, लीज और ऑपरेट, एसेट कैश फ्लो लीजिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लीजिए। दो कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गए आपके पास। दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, पोस्ट टैक्स का वर्ड फिलहाल हम इग्नोर रखें, इसको हम आगे चल के प्लग इन कर लेंगे। हम दोनों ऑप्शन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट कर लें। दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की एनपीवी आ गई,
ऑप्शन विद हायर पॉजिटिव एनपीवी सिलेक्टेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दोनों ऑप्शन की एनपीवी नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल विद एनी ऑप्शन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय के साथ पॉजिटिव है, लीज के साथ नेगेटिव है, हमारा डिसीजन होगा प्रोजेक्ट इज ओनली फीजिबल विद बाय, दोनों के साथ पॉजिटिव है, हायर पॉजिटिव वाली बेहतर है। हम कहेंगे जी प्रोजेक्ट दोनों के साथ फीजिबल है, लेकिन जिसकी एनपीवी, जिस ऑप्शन में एनपीवी ज्यादा उसका चले जाओ। तो आप देख रहे हैं कि इन स्टेप्स की मदद से हमने प्रॉब्लम पूरा हल कर लिया जो हमसे पूछा जा रहा था। यहां पे स्टेप नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा था, केस 1 में हमसे पूछा जा रहा था फिजिबिलिटी पे भी मशवरा दो, फाइनेंसिंग पे भी दो। तो हम 2 एनपीवीज निकाल के दोनों पे मशवरा दे पा रहे हैं ना। तो भाई मैं दोबारा बोलता हूं, दोनों एनपीवी नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट ही फीजिबल नहीं है, तो फाइनेंसिंग का क्या जवाब दें। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट फीजिबल है सिर्फ बाय के साथ, लेट्स अज्यूम बाय पे पॉजिटिव है। तो हमने फिजिबिलिटी और फाइनेंसिंग दोनों पे ऑप्शन दे दिए, दोनों पे डिसीजन दे दिया ना। दोनों पे पॉजिटिव है तो हम डिसीजन दे रहे हैं प्रोजेक्ट दोनों ऑप्शन के साथ फीजिबल है, लेकिन जिसकी हायर पॉजिटिव है वो बेहतर है। फाइनेंसिंग पे भी डिसीजन आ गया, फीजिबल है और फाइनेंसिंग के लिए कहां जाना है, जिसकी एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है। तो जनाब हम इन स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम फाइनेंसिंग प्लस फिजिबिलिटी पे डिसीजन दे पाते हैं। अब इसमें हमें जो थोड़ा सा फोकस करना है ये एसेट रेटेड कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो देखिए दोनों ऑप्शन में सेम रहेंगे ना। एसेट आप लीज से लो, एसेट आप बाय करके लो, उसके ऑपरेशन में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी प्राइस में, क्वालिटी में कोई फर्क होता है। मशीन तो मशीन है ना भाई, वो तो सेम रहेगी, उसका नतीजा सेम रहेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो कॉमन है दोनों ऑप्शन में, फर्क है यहां पे जो भी मैंने बात की थी कि लीज पे लेते हो तो रेंटल पे करते हो और वो टैक्स अलाउबल होता है, बाय करते हो तो किस्त, लोन की किस्तें भी जाती हैं, लोन पे इंटरेस्ट भी जाता है, डेप्रिसिएशन भी मिलती है, टैक्स अलाउबल, उसकी आइटम्स फर्क है एसेट रिलेटेड। तो प्रॉब्लम यहां पे है, डिफरेंस यहां पे है। तो जनाब एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं, ये हमारे पास लिस्ट आ रही है जी। बोरो एंड बाय में एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या है, लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या है। लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लो सिर्फ 2 हैं, एनुअल लीज रेंटल एंड देयर एसोसिएटेड टैक्स इंपैक्ट। लीज में सिर्फ 2 कैश फ्लोज हैं एसेट रिलेटेड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में फिर बोल रहा हूं उसमें तो मसला है ही नहीं, हमें वो रेवेन्यू कॉस्ट हमें पता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहां से निकलते हैं हमें पता है। लीज में एसेट रिलेटेड कैश फ्लो के 2 फैक्ट आते हैं, एक रेंटल आएगा और एक उस रेंटल की टैक्स सेविंग आएगी। बोरो एंड बाय की लिस्ट थोड़ी लंबी है। हम पहले जो क्वेश्चन एनपीवी का करते हैं मैं उसको थोड़ा रिलेट करके यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट 0 वो रिप्लेस हो जाएगी किससे। हमने पीछे फिजिबिलिटी के क्वेश्चन किए हुए ना, जिसमें हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट 0 में शो करते थे आउटफ्लो। जब बोरो एंड बाय आया तो वो उड़ेगी, उसकी जगह आएगा क्या, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन इन इंस्टॉलमेंट और बुलेट, जो भी आपकी पेमेंट टर्म है। अब एसेट आप खरीद नहीं रहे, अब आप लोन रीपे कर रहे हो, कंपनी की जेब से लोन रीपे हो रहा है। पहले था पैसा आपके पास पड़ा होता था, पैसा एसेट खरीदने पे आप पे करते थे। अब तो आपने बोरो एंड बाय किया ना, तो वो समझो बैंक से पैसा सीधा सप्लायर के पास चला गया, आपके पास कुछ आया ही नहीं, आपको एसेट मिल गया। यहां पे हमारी असम्पशन क्या रहेगी बोरो एंड बाय में कि लेंडर से पैसा सीधा सप्लायर के पास चला गया, आपको एसेट मिल गया। आपकी जेब से पैसा कहां जाएगा, रीपेमेंट में। आपकी जेब से पैसा कहां जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, ये आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है एंड देयर रिलेटेड टैक्स सेविंग्स। इसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू है डिस्पोजल तक और टैक्स सेविंग है डेप्रिसिएशन की। ये जनाब इसके इंपैक्ट्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह ये 2 चीजें आ जाती हैं। ये तो एज बिफोर ही है ना, ये तो कोई नहीं है, तो पहले भी करते थे ना, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी हम करते थे। सिर्फ फर्क क्या आया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह ये 2 चीजें आ गई। अब हम अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पे कर रहे प्लांट की, अब हम लोन की किस्तें पे कर रहे हैं और लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी टैक्स अलाउबल है, उसकी टैक्स सेविंग भी आएगी। और रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग वो तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही है एज बिफोर। तो ये जनाब कहानी है बोरो एंड बाय के साथ। एक इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ये जो हमने केस पढ़ा, और फिर मजीद कोई निटिग्रिटीज को बाद में देखते हैं, उसी के दौरान शायद हम कवर कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 54 है जी हमारे पास, इलस्ट्रेशन 54 पे उसको पढ़ते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि हमारे क्या क्या टूल अप्लाई होने जा रहे हैं जी, क्या सिनेरियो है, कैसे हल करेंगे इसको। पेज नंबर
68 पे इलस्ट्रेशन 54। लीजिए जी सवाल पढ़ते हैं जी। एडवाइस द फर्म वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, इफ सो विच फाइनेंसिंग मेथड टू अडॉप्ट। आप देख सकते हैं कि फिजिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग, केस 1 बन गया ना। केस 1 उसने कहा वेदर शुड प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन एंड इफ सो विच फाइनेंसिंग मेथड। केस 1 फिजिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग दोनों सिनेरियोस हैं। अच्छा जी सवाल पढ़ते हैं। A firm is considering acquiring a new machine to neutralize toxic waste produced by its refining plant. The machine would cost rupees 6.4 million and would have an economic life of 5 years. The machine will reduce the operating cost of the firm by 2.4 million per annum. Tax depreciation is available at 25% per annum on a declining balance basis. Taxation of 30% payable on operating profits 1 year in arrears, and applicable cost of capital is 20%. Firm intends to finance the new plant by means of a 5-year fixed interest loan at 12% per annum. Principal repayable in 5 years time. Principal 5 साल बाद पे करना है. As an alternative, a leasing company has proposed a finance lease over 5 years at 1.7 million per year payable in advance. Scrap value of the machine under each financing alternative will be 0. दो ऑप्शन है जी हमारे पास। हम एसेट लोन पे लेके बाय कर लें या एसेट लीज पे ले लें। ठीक है जी। तो लीज में उसने क्लियर नहीं कहा फाइनेंस ऑपरेटिंग है, फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जी रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो हमारी टेंशन ही खत्म होगी। ठीक है ना। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो फिर हमें मसला होता कि फाइनेंस लीज में हमें फिर उसको देखना पड़ता है कि हम बार्गेन परचेज ऑप्शन के साथ उस वैल्यू को हमने फिर रियलाइज करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो चूंकि रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, इसलिए फाइनेंस और ऑपरेटिंग में क्लैरिटी हमें चाहिए नहीं। हमने ये बात तो कर ली कि फाइनेंस तो ऑपरेटिंग को हमने तो रेंटल को ही एज अ कॉस्ट चार्ज करना है, लेकिन फाइनेंस तो ऑपरेटिंग को एक फर्क रह जाता है रेजिडुअल वैल्यू को जो मैंने बोल दिया। ऑपरेटिंग में तो रेजिडुअल वैल्यू आपको मिलनी नहीं होती, फाइनेंस में बार्गेन परचेज ऑप्शन के थ्रू रेजिडुअल वैल्यू आपको मिल जाती है। ये इतना सा फर्क रहता है, इसलिए हमें फाइनेंस और ऑपरेटिंग में फर्क चाहिए होता है। पर मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे चूंकि रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो फाइनेंस ऑपरेटिंग का क्लैरिटी हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करें कि हम लीज करके कारोबार करें, बोरो एंड बाय करके कारोबार करें। दो ऑप्शन बनानी है। हमने कहा जी केस 1 है तो पहले मैं लीज वाला केस बनाता हूं, जरा सिंपल रहेगा। हम एसेट लीज पे लेंगे, ये सालाना किराया पे करेंगे। हम एसेट लीज पे लेंगे, उसकी वजह से हमें ये सालाना कॉस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक हो गया जी। तो लीजिए जी मैनेज करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 54 लीज एंड बाय। ये हम लीज ऑप्शन को वैल्यूएट कर रहे हैं जी। तो इस केस में मुझे ये एन्युटी का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। ये एन्युटी का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है क्योंकि कॉस्ट सेविंग भी कांस्टेंट है सालाना 2.4 मिलियन और लीज रेंटल भी कांस्टेंट है सालाना 1.7 मिलियन। ठीक है। कांस्टेंट कैश फ्लो है ना हमारे। तो मुझे एसेट कैश फ्लो में लीज रेंटल लेना है और मुझे टैक्स सेविंग उन रेंटल में ले लेता हूं, फिर मैं एनुअल कॉस्ट सेविंग ले लेता हूं और इसका टैक्स पेमेंट इंपैक्ट भी ले लेता हूं। मेरे पास एक कॉलम मुझे चाहिए ईयर का, ये पीरियड का कॉलम आ गया। फिर मुझे एक कॉलम चाहिए कैश फ्लोज का, फिर एक कॉलम चाहिए डिस्काउंट फैक्टर का और आखिरी कॉलम मेरा प्रेजेंट वैल्यू का। ईयर, कैश फ्लोज, रुपीज इन मिलियन ले लेते हैं जी। डिस्काउंट फैक्टर उसने 20% का रेट दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू, लीज रेंटल, कितने साल है प्रोजेक्ट की लाइफ? 5 साल। 1.7 मिलियन रेंटल है पेएबल इन एडवांस। 0 से 4 तक 1.70 की पेमेंट होगी। ऐसे ही है जी। 5 साल एडवांस रेंटल का मतलब पहला रेंटल आज पे करेंगे और आखिरी रेंटल 5वें साल के शुरू में पे करेंगे। 5वें साल के शुरू का मतलब 4। ठीक है। डीसीएफ असम्पशन अबाउट टाइमिंग। 0 से 4 5 रेंटल बनते हैं 1.7। टैक्स सेविंग ऑन रेंटल, टैक्स का रेट क्या है जी?
टैक्स का रेट है जी 30%। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा कैच रहेगा। मैंने जो जीरो में रेंटल पे किया, ये मेरे किस पीरियड की टैक्स रिटर्न में क्लेम होगा? एडवांस में पे किया ना भाई, एडवांस में पे किया, तो जब मैंने पे कर दिया उसके बाद मेरी रिटर्न जानी है साल बाद, 1 में रिटर्न जाएगी, 1 में एज एक्सपेंस क्लेम होगा। ये कैश फ्लो 0 का है लेकिन एज एक्सपेंस क्लेम होगा 1 में। इसकी वजह से मुझे फिर टैक्स सेविंग मिलेगी और टैक्स इंपैक्ट है एरियर में, इसका मतलब वो आएगा 2 में। तो मेरा टैक्स इंपैक्ट जो आएगा वो 2 से 6 होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो 0 में मैंने पे किया वो कॉस्ट 1 की है और जो मैंने 4 में पे किया वो मेरी कॉस्ट 5 की है। तो 5 की कॉस्ट है, उसकी टैक्स इंपैक्ट 6 में आएगा। एरियर में लिखा हुआ है उसने जी, पेबल ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 ईयर इन एरियर। तो रेट है 30%, तो 30% के हिसाब से 1.7 इंटू 30% कितना बना जी? 0.51। किसी इनकम पे टैक्स पे करने हैं तो इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, टैक्स कॉस्ट निकल आती है। किसी कॉस्ट की वजह से टैक्स में बचत निकालनी है तो कॉस्ट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट की वजह से टैक्स में बचत मिल जाती है आपको 0.51। इसके बाद कॉस्ट सेविंग है, 1 से लेके 5 तक कारोबार चलने हैं, 2.4 की सेविंग है और इस पे भी हम टैक्स पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी 2 से 6 तक आएगी। 30% के हिसाब से कितनी बनती है? 0.72। आप इन दोनों की एक अल्टरनेटिव कैलकुलेशन चाहते तो कर सकते थे। एनुअल टैक्स एक्सपेंस 2.4 की कैश फ्लो है, 1.7 का रेंटल है, ये प्रॉफिट हो गया, इसके 30% का टैक्स निकाल लो, ये 0.21 आना चाहिए जो कि इन दोनों का नेट है। एम आई राइट? हम चाहे तो हम ऐसे, सॉरी ये 2.5 लिख दिया मैं, 2.4 है। हम चाहे तो टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे भी शो कर सकते थे कि जी प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट का 30%। अल्टरनेटिवली इस केस में ऐसा ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा था, मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, पैसे प्रेजेंट कर दीजिए, दोनों निकालिए, वर्किंग के थ्रू ये डाल दीजिए एक जगह, ये ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, एक ही बात है। तो कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अपनी सहूलत से एग्जाम में आप मैन्यूवर करेंगे, कभी आपको इस तरह प्रेजेंट करना बेहतर रहेगा, कभी आपको जैसे हम पहले करते आए हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। जैसे यहां पे ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है ना, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल मेथड है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दाएं बाएं फिरते रहा करेंगे जी। तो जनाब ये हमारे लीज ऑप्शन के कैश फ्लोज बन रहे हैं। अब डिस्काउंट फैक्टर 20% का लगाइए और इसकी पीवी कैलकुलेट करने चलिए। नॉर्मल एन्युटी भी है, एडवांस एन्युटी भी है, डिलेड एन्युटी भी है। मुझे एनपीवी दीजिए इस ऑप्शन की, नेट प्रेजेंट वैल्यू इस ऑप्शन की क्या है जी? तसल्ली से डिस्काउंट फैक्टर लेके आइए अप्रोप्रिएट और एनपीवी बताइए क्या आती है। जी जनाब एनपीवी .4 पॉजिटिव, चले आने दें जी और ऑप्शन पे।
क्योंकि मुझे क्यों जाना पहचाना नहीं लग रहा ये नंबर। विजय जी आपकी आसानी के लिए मैंने फैक्टर भी लिख दी हैं। क्या रही एनपीवी 0.4 क्या गड़बड़ की? ये फैक्टर ठीक है ना? किसी बच्चे को इतराज तो नहीं इन फैक्टर से? बताइए अब एनपीवी तो अब तो बोल लो।